हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग के क्या देख लिया। पिछले वीडियो तक जो है हम लोग का फोर्थ चैप्टर जो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना, मतलब उसका थ्योरी पार्ट ख़त्म हो चुका है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने थे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे उस पर कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी कि जो फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज है को -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखा जाना चाहिए जबकि परिवेश 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। शीत भंडारण से ऊष्मा का रिसाव 25 किलोवाट है। प्रशीतन संयंत्र यानी रेफ्रिजरेशन प्लांट का वास्तविक COP समान तापमान के बीच कार्य कर रहे एक आदर्श संयंत्र का 1/3 है। संयंत्र को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालना है क्या आपका कि एक आपके पास कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब कोई सामान रखने वाला चीज है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए धान गेहूँ रखने वाला है। ठीक है, कुछ भी है तो उसमें तापमान जो है डिपेंड करता है। कोल्ड स्टोरेज अलग अलग तरह के होते हैं, उनका तापमान कितना रहेगा। मान लीजिए किसी और तरह का कोल्ड स्टोरेज है जिसमें तापमान हमको -10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कितना चाहिए? -10 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर बनाए रखना। ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है, उस कोल्ड स्टोरेज से 25 किलोवाट ऊष्मा हमेशा निकल रहा है, बाहर चला जा रहा है एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, सॉरी ऊष्मा बाहर नहीं जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोल्ड स्टोरेज है, अब क्या हो रहा है कि बाहर से, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज कम तापमान पे होगा, बाहर एम्बिएंट जो होगा, एम्बिएंट बोलते हैं बाहर के वातावरण को, हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिएंट। तो एम्बिएंट से क्या होगा, इसका तापमान कम होगा, तो इससे क्या हो रहा है, एम्बिएंट से लगातार 25 किलोवाट ऊष्मा इसके अंदर जा रहा है। 25 किलोवाट का मतलब समझना, इसका मतलब हो गया कि 25 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी 25 किलो जूल ऊर्जा पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसमें अंदर जा रहा है। अब इसी को हमको निकालना होगा ना, तब ना -10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा, तब जो है मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये जब तक रिसाव होगा तो, जब रिसाव होगा तो -10 बढ़ जाएगा, मतलब तापमान बढ़ने लगेगा, यानी -9 हो गया, -8, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा अगर रिसाव को न रोका जाए। तो इस तापमान को बनाए रखने के लिए कितना, जितना जो बाहर से आ रहा है कोल्ड स्टोरेज में, उतना हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी बाहर निकालना पड़ेगा। यानी 25 किलोवाट यानी 25 किलो जूल पर सेकेंड के हिसाब से आपको यहाँ से इस हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी इसमें से हीट बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़े हैं क्लासियस स्टेटमेंट। क्या करेंगे कि निम्न तापमान पे है और ये बाहर क्या है, वायुमंडल, उच्च तापमान पे एम्बिएंट। एम्बिएंट जो है वो उच्च तापमान पे है, निम्न तापमान पे है। तो निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर ऊष्मा निकालने के लिए, भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, और उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम देना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर को क्या करना पड़ता है, कुछ काम देना पड़ता है। अब वो काम जो है, वही काम पूछ रहा है कि वो काम कितना जूल पर सेकेंड है। ठीक है, देखो घबराना मत, ये किलोवाट दिया है, क्योंकि यहाँ भी पूछ रहा है आवश्यक शक्ति। शक्ति का मतलब वो भी किलोवाट में ही, तो जो कुछ भी रहेगा Q1 Q2 का मान हम किलोवाट में लेके चलेंगे, न कि किलो जूल में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझो इस बात को, क्वेश्चन तो समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखो बीच में क्या कहा है, और एक और चीज कह रहा है कि ये तो कोल्ड स्टोरेज का तापमान तो -10 है और परिवेश का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर जो एम्बिएंट है उसका तापमान कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो अब ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेशन प्लांट आप लगा रहे हैं या फिर जो रेफ्रिजरेटर आप लगा रहे हैं उसका जो COP है वो आइडियल COP के मतलब उसी तापमान रेंज के बीच अगर काम करे, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो इन दोनों के बीच काम कर रहा है आपका रेफ्रिजरेटर। इसी के बीच अगर कोई आइडियल रेफ्रिजरेटर काम करता तो उसकी इफिशियंसी का ये जो COP है वो 1/3 है, यानी 1/3 आप COP आप रिवर्सिबल या आइडियल आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल से, इस चीज से हम जो है निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हीट ट्रांसफर, जो लाइन डायग्राम हम लोग बनाते थे वही लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या होता था, हायर टेम्परेचर पर यानी TH, ठीक है, एक थर्मल रिजर्वायर, फिर हमने लगाया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। ये क्या कर रहा है, यही हमारा कोल्ड स्टोरेज है जो निम्न तापमान पर है, TL। ये कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और TH कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से हमको हीट ट्रांसफर कर देना है, हमेशा करते रहना है। ये है QL कह लो, ठीक है। तो QL कितना है, 25 किलोवाट। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क देना पड़ेगा, तो WIN, यही WIN निकालना है। और यहाँ पे कुछ क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे QH, ठीक। तो इसका मतलब देखो, इसको बनाए रखने के लिए इतना हमेशा बराबर निकालना है। तो ये बराबर निकालने के लिए हमको वर्क देना पड़ेगा, वर्क दे रहे हैं तो हमारा कुछ और यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। इस तरह से हमको निकालना कि ये वर्क जो इनपुट है वो कितना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आइडियल रेफ्रिजरेटर होता तो क्या बनता, आपका COP क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, COP ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेटर। तो देखिए ध्यान से, अगर उस तरह से बात करें हीट ट्रांसफर के टर्म में, तो क्या होगा, क्या होता है कि कितना हीट ट्रांसफर हम कर रहे हैं, यानी QL अपान वर्क इनपुट, है ना। और ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि WIN बराबर क्या होगा, WIN बराबर QH माइनस QL होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं QL इज इक्वल टू QH माइनस QL। अब देखो ये तो हर इंजन के लिए सही है, लेकिन अगर ये आइडियल है तो उस केस में यही QL जो होता है वो TL के बराबर हो जाता है, QH TH के बराबर। क्योंकि कार्नो इंजन में हमने यही तो किया था, जो Q और जो Q का रेशियो उसको टेम्परेचर के रेशियो में बदल दिया, जहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन में, ठीक है। तो आइडियल टेम्परेचर को देखो ध्यान से समझना, Q का जो रेशियो है उसको आप टेम्परेचर के रेशियो में लिख सकते हैं, कब, जब आइडियल होगा तो, ठीक है ना। यानी आदर्श आपका या तो रेफ्रिजरेटर हो या फिर हीट इंजन हो या हीट पंप हो, तो उसको आप Q यहाँ पे TL और TH, TL तभी लिख सकते हो जब जो आइडियल है। अगर वास्तविक है, एक्चुअल के केस में ये नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग। और हम बता भी चुके हैं कि हर एक रिवर्सिबल के लिए, चाहे वो हीट पंप हो या रेफ्रिजरेटर हो, उसके लिए यही मान होगा, बस सेम टेम्परेचर लिमिट सेम रहे तो हर एक का यही मान होगा, मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है। ये तो पीछे बता ही चुके हैं। अब देखो, तो आइडियल COP निकाल लेते हैं। तो आइडियल COP क्या हो जाएगा, TL अपान TH माइनस TL। TL कितना है, इसमें 273 ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, तो 263 हो जाएगा, केल्विन में आएगा ना, क्योंकि -10 है और 273 ऐड किया तो 263 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को ऐड करोगे 273 में तो 303 हो जाएगा, और -263। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा COP का मान, आइडियल COP, यानी ये आदर्श है, ये बना नहीं सकते आप प्रैक्टिकली, ठीक है ना। वो आ जाएगा जब आंसर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.58। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें गलत भी दिया हो। तो 6.58 आ जाएगा आइडियल COP। लेकिन एक्चुअल COP क्या है, बट COP एक्चुअल, जो एक्चुअल इंजन है, एक्चुअल रेफ्रिजरेशन प्लांट है, उसका COP क्या होगा, उसका होगा QL अपान WIN। क्या होगा, QL अपान WIN,
ठीक है। लेकिन एक चीज और रिलेशन दे रहा है कि ये जो एक्चुअल COP है आइडियल का कितना है, 1/3 है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, COP के जगह 1/3 COP ऑफ आइडियल इज इक्वल टू QL अपॉन Win। और यही कार्य हमको दिखाना है, देखना ध्यान से, यही कितना कार्य हुआ है, हो रहा है, इसी को हमको निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, COP आइडियल का रखो कितना होगा 6.58, तो और QL भी पता है 25 किलोवाट हो जाएगा, तो यहाँ से Win निकल जाएगा। या फिर हम कह दें, कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कार्य का इनपुट होगा वो कितना होगा, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 3QL अपॉन COP ऑफ आइडियल, ठीक है ना, आइडियल COP है। अब यहाँ पे क्या कर दो, रख दो वैल्यू को, तो Win मिल जाएगा। तो 3 × 25 और COP कितना 6 आइडियल वाला 58, तो इस तरह से मिल जाएगा Win। अब देखो ये QL क्योंकि किलोवाट में रख रहे हैं, तो ये भी Win भी किस में मिलेगा, किलोवाट में, और वही शक्ति है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको 11.42 किलोवाट, कितना मिलेगा, यानी इतना कार्य देना पड़ेगा, 11.42 किलोवाट का हमको हमेशा कार्य देना पड़ेगा। यानी जो आप मोटर लगाएंगे, ठीक है ना, पावर जो कंजम्पशन होगा मोटर का वो कितना होगा, इतने किलोवाट का पावर कंज्यूम होगा, 11.42 किलोवाट। आप जो प्लांट में मोटर या कुछ भी लगाइए जिसके माध्यम से आप इसको चलाएंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर को या रेफ्रिजरेशन प्लांट को, जो यहाँ पे लिखा गया है, वो जो होगा इतने किलोवाट क्षमता का होगा, तब जाके -10 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा यहाँ पे तापमान। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लो तुमसे पूछता कि एक्चुअल COP कितना है, तो एक्चुअल COP का क्या कर दोगे, आइडियल जो निकाले थे उसका क्या कर दोगे, 3 से उसमें डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल COP आ जाएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन प्लांट का। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे का क्या सॉल्यूशन है कि एक टैंक जिसमें हवा भरी है, ठीक है, और एक पैडल व्हील द्वारा उसको हिलाया जाता है। तो एक टैंक है उसमें हवा भरी है, उसको पैडल व्हील द्वारा हिलाया जाता है, ठीक है। और पैडल व्हील में जो पैडल व्हील द्वारा जो कार्य दिया जा रहा है, वर्क इनपुट जो है, कार्य निविष्ट लिखा यानी वर्क इनपुट 8500 किलो जूल है। और टैंक से उष्मा में स्थानांतरण, टैंक से परिवेश में उष्मा स्थानांतरण 2700 किलो जूल है, यानी 2700। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या है, एक टैंक है ना, तो ये क्या क्लोज सिस्टम है एक, तो ऐसे मान लो एक टैंक है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें हवा भरी है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, पैडल व्हील के माध्यम से, तो अब वो नहीं दिखाएंगे, बस ये दिखाते हैं कि पैडल व्हील के माध्यम से इसमें क्या दिया रहा है, WIN किया जा रहा है, W दिया जा रहा है, ठीक है ना, यानी वर्क ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वर्क ट्रांसफर मान लो प्रोसेस होगा ना, 1 से 2 मान लो, तो W1 to 2 है, यानी एक प्रोसेस 1 से 2 में W1 to 2, या सिंपली आप उसको W भी लिखते हैं, आप सिंपली उसको क्या लिखते हैं, W। जो वर्क इनपुट है वो कितना है, कार्य जो दिया जा रहा है वो है 8500 किलो जूल। और इसके बाद सिस्टम से बाहर आ रहा है Q, सिस्टम से बाहर क्या आ रहा है, Q, हीट ट्रांसफर। कह रहा है ना कि यहाँ पे देखो परिवेश में उष्मा स्थानांतरण कितना है, 2700 किलो जूल है, यानी 2700 किलो जूल उष्मा जो है बाहर परिवेश में चला जा रहा है, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात करिए। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन QW कब आता है, कब लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा
संरक्षण का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो W1 to 2 है, यानी कि प्रोसेस में जो वर्क इनपुट है वो नेगेटिव है, क्योंकि कार्य सिस्टम पर किया जा रहा है। ध्यान से देखो, कार्य किस पर किया जा रहा है? सिस्टम पर। सिस्टम से सराउंडिंग की ओर नहीं, सिस्टम पर, तो नेगेटिव होगा। जब सिस्टम करता है तो पॉजिटिव। और Q1 to 2 क्या है? यानी कि हीट ट्रांसफर क्या है? वो है सिस्टम को नहीं है, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर है, तो ये भी नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम को जब हीट ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो हो गया 2700 किलो जूल। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q1 to 2, या फिर सिंपली क्या जानते हैं, किसी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। तो इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। तो इसी को हम लोग लिखते हैं Q1 to 2, और इसको लिखते हैं U2 माइनस U1 या डेल्टा U। U2 माइनस U1 यही ना होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस W1 to 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख सकते डेल्टा Q, क्योंकि कभी भी Q2 माइनस Q1 होता ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, कितनी बार बताएं। तो डेल्टा U हमको निकालना है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा Q1 to 2 माइनस W1 to 2। अब क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ इसका हो जाएगा माइनस 2700, फिर माइनस और माइनस, ठीक है, W1 to 2 कितना है, 8500। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8500 में से 2700 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 5500। नहीं, 2700 तो यहाँ नहीं लिखा है, तो 3000 लिख लिया। हाँ, तो हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से 3000 कर दिया अपने मन से। तो इसमें से जब घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, और 15 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक, और यहाँ बचा 7 में से 2 घटेगा 5, ठीक। तो इतना पॉजिटिव में होएगा क्योंकि ये प्लस है, ये हो गया इतना किलो जूल, जो हो गया क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो इस सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ये है, यही है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अर्थात क्या हो रहा है, ये देखो धनात्मक आ रहा है, धनात्मक आ रहा है मतलब परिवर्तन धनात्मक आ रहा है, अर्थात जो दूसरी अवस्था में मान हुआ होगा वो ज्यादा हुआ होगा पहली अवस्था से, अर्थात इसका आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुआ, इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। अगर ये नेगेटिव आया था तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि U2 कम है U1 के तुलना में, U2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, U2 माइनस U1 होता है, ठीक है। कभी भी चेंज को 1 पहला माइनस अंतिम मत करना, कभी भी परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस पहला, ठीक है। तो ये परिवर्तन यानी कि अगर नेगेटिव आता तो क्या होता है, इसके आंतरिक ऊर्जा में कमी होती, क्योंकि U2 कम होता U1 ज्यादा होता, ठीक है। चूंकि यहाँ पे धनात्मक है यानी U2 ज्यादा U1 कम है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में क्या हुआ, इसके वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक निश्चित नाजल के अंतर्गम यानी इनलेट में तरल गुजारने की एंथैल्पी, ये निश्चित नाजल का मतलब है फिक्स्ड नाजल, ठीक है। ऐसा नहीं निश्चित नाजल क्या लिख दिया, क्योंकि देखो ये है कि ट्रांसलेटेड होता है, अंग्रेजी की किताबों से ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में डायरेक्ट, उसको अनुवाद नहीं किया जाता, अपने नहीं लिखा जाता है, गूगल ट्रांसलेट, बस क्या होगा, यही होगा, अनर्थ होगा ठीक है। तो वही चीज इसीलिए कहते हैं निश्चित का मतलब क्या आप सोचोगे, निश्चित नोजल निश्चित फिक्स्ड है ये, ठीक है। इसके अंतर्गम में यानी इनलेट में तरल गुजारने की एंथैल्पी 2500 किलो जूल पर केजी है, ठीक है, और वेग 45
मीटर पर सेकेंड है। इनलेट पर बात कर रहा है, इनलेट यानी अंतर्गम यानी शुरुआत जहाँ पे हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है, एक निश्चित नाजल के अंतर्गत इनलेट में तरल गुजारने के एंथैल्पी इतना है और वेग इतना है, डिस्चार्ज के अंत में एंथैल्पी इतना है, नोजल क्षैतिज है और ऊष्माहान नगण्य है। तो ये निकालना है। नोजल से बाहर निकलने पर वेग, यदि अंतर्गम यानी इनलेट क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और अंतर्गम पर विशिष्ट आयतन इतना मीटर क्यूब पर केजी है, ठीक है, तो द्रव्यमान प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी मास फ्लो रेट, ठीक है, एम डॉट। और यदि निकास का विशिष्ट आयतन इतना है तो नाजल का निकास क्षेत्र भी ज्ञात करें। तो तीन चीजें दे गई है। तो पहले सबसे पहले तो नोजल हम बनाते हैं। तो नोजल कैसा होता है, हम लोग पढ़े, ऐसे नोजल होता है और फिर जाके ये थोड़ा एक्सपेंड होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये कभी भी देखना, ये तुम अगर एक्चुअल में बना रहे हो तो ये एरिया कम ही रखना इससे नोजल के लिए, ठीक है ना, फिर अदरवाइज कोई फायदा थोड़ी है। हम जो है एनर्जी लॉस ही करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा हानि ही करेंगे, वेग फिर से वही मिल जाएगा जो शुरू में था, ठीक है ना। तो वेग बढ़ेगा नहीं, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा। अभी हम लोग निकालेंगे तो आएगा भी, ठीक है। तो हमारा ये इनलेट है। देखिए ऊष्मा हानि, इस मान लो सेक्शन 1-1 है ये, तो ये हमारा इनलेट है, यही सेक्शन 1-1 क्या हमारा इनलेट। और ये हमारा आउटलेट है जिसको निर्गम बोला होगा या डिस्चार्ज का अंत बोला गया होगा। तो ये मान लीजिए 2-2 है और ये हमारा आउटलेट, ठीक है। तो ये 1-1 है और वो 2-2 है और इसको हमने इंसुलेटेड कर दिया क्योंकि लिखा गया है कि ऊष्माहानि नगण्य है, ठीक है। तो अब 1 और 2 पर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। डायरेक्ट सब छोड़ो, पहले लगाते हैं, पूरा कंप्लीट लिखो, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे कि ऐसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से 1 पर क्या होगा H1, ठीक है। अब देखो ये पर यूनिट मास में दिया यानी पर केजी में दिया, तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, यूनिट मास वाला फार्मूला, यानी H1 प्लस हाफ या फिर C1 स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट लिखे तो क्या परेशान हो हम, ठीक है। C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 और प्लस W, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, Z1 और Z2 दो, चूंकि लिखा है कि नाजल क्षैतिज है, इसका मतलब ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन और इस सेक्शन का जो मीन पॉइंट होगा, मान लो ये जो मिडिल पॉइंट होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं मिलेगा, तो ये खत्म हो गया, ठीक है ना। लिखेंगे सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 0, इसीलिए क्या हो जाएगा, और क्या है, हीट ट्रांसफर भी 0 और वर्क ट्रांसफर भी 0। कोई काम हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग पर, ना तो सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों चीजें 0 हो जाएंगी, यानी ये गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, बचा क्या हमारे पास, केवल H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। अब क्या पूछ रहा है कि नाजल से बाहर निकलने पर वेग, यानी C2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं सारे वैल्यू। H1 कितना है, एंथैल्पी गुजार पर कितना है, मतलब तरल गुजरने पर इनलेट पर कितना है 2500, ठीक है। किलोजूल पर केजी है तो उसी में रखते हैं, क्योंकि H2 भी किलोजूल पर केजी में ही रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और C1 कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर बटे 2 है ना, C1 45 मीटर पर सेकेंड, और H2 जो है कितना है, H2 है 2250 है ना, 2250 प्लस
c2²/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा c2²। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा अब इसको जूल किलो जूल को हम लोग जूल में बदल ही लेते हैं, क्योंकि किलो जो है फर्क जरूर डालेगा, क्योंकि जूल जो भी होता है वो यूनिट होता है आपका उसमें मीटर पर सेकेंड में। मीन्स मीटर पर सेकेंड इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जूल में भी मीटर पर सेकेंड आता है, उसको आप किलो कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे, करेंगे चेंज। गुणे 10⁻³ और यहाँ भी गुणे 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से हो क्या जाएगा, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ पे एक ही बार में देखो ध्यान से। यहाँ से हमको C2 निकालना है, तो c2²/2 क्या होगा, h1 - h2 और प्लस c1²/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख के निकाल लो, तो ये हो गया 25। h1 कितना है 2500 और माइनस h2 कितना है 2250 और इसमें गुणा करा लो 10⁻³ का, अब प्लस c1²/2 यानी 45² तो जब इसको हल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा c2²/2 का मान जो भी आएगा वो आ जाएगा, और फिर वहाँ से आप क्या कर लेंगे 2 से इधर गुणा करा के। ठीक है, तो जब इसको हल कर लेंगे तो c2 का मान हम डायरेक्टली बता रहे हैं। ठीक है, तो c2 देखो क्या करोगे, ये पूरा हल करोगे तो क्या आ जाएगा c2²/2, फिर 2 से उसमें गुणा करा लोगे जो भी मान आएगा, 2 से उसमें गुणा करा लोगे तो c2² हो जाएगा, फिर उसका क्या कर लोगे स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है ना, यानी अंडर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो c2 का मान आ जाएगा, और c2 का मान जो आएगा वो है हमारा 708.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहीं पे हम कंपेयर भी करते हुए चलेंगे, c1 कितना था बस 45 मीटर पर सेकेंड, अब वेग बढ़ के कितना हो गया 708, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया कि नहीं। ये चेंज किसके वजह से आया होगा, यहाँ पे दाब में परिवर्तन हुआ होगा, यहाँ पे दाब ज़्यादा था यहाँ पे दाब कम हुआ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लो एनर्जी भी कहते हैं, फ्लो एनर्जी कम हो गया होगा, यहाँ पे जितना है उससे कम यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, जिसको फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया c2 का मान निकल गया। अब बात करते हैं दूसरा वाला, पहला वाला तो हो गया, अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, ये द्रव्यमान प्रवाह की दर ज्ञात कर पूछ रहा है। तो देखो याद करो, फिर से हम बता दे रहे हैं, पीछे भी बताए थे और फिर से बता दे रहे हैं क्या, कि इतना तो हम जानते हैं Q क्या होता है, Q A × V, इतना तो पढ़े हो गए ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ये किस में होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, इसका मात्रक किस में होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये क्या आयतन प्रवाह की दर है। ठीक है, ये किसकी दर है आयतन प्रवाह की दर। अब अगर हम एक काम करें, क्या काम करें कि इसमें रो से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रवाह की दर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रो = होता है m/v। ठीक है, तो यहाँ पे m जो होता है वो होता है रो × v। ठीक है, यानी जो आयतन प्रवाह की दर में अगर हम किसका घनत्व का गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रवाह की दर हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा। अब देखो यहाँ पे घनत्व यूज किया जाता है जब लिक्विड हो, ठीक है ना, घनत्व उसमें परिवर्तन न हो, घनत्व में जब परिवर्तन न हो, क्योंकि ये रो जो यूज होता है वो यहाँ पे नहीं है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, यानी कि हाइड्रोलिक्स में। तो रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, विशिष्ट आयतन। तो इसको हम क्या कर लेंगे, रो को चेंज कर लेंगे किस में, विशिष्ट आयतन में। तो हम लोग पढ़े ना घनत्व जो है विशिष्ट आयतन का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो यानी क्या हो जाएगा AV, और यहाँ पे V नहीं है, मान लो AV मतलब वेग की बात कर रहे हैं, ये C है एक्चुअली में, जो हम लोग C लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो AC/V
ये क्या है, विशिष्ट आयतन जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मास मतलब मास फ्लो रेट क्या होता है, AC/V होता है। अब ये मास फ्लो रेट जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। तो कहने का मतलब A1C1/V1 इज इक्वल टू A2C2/V2। तो कोई भी एक लगा सकते हो मास फ्लो रेट निकालने के लिए, ठीक है, इन दोनों में से। तो चलो करते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान प्रवाह की दर निकालते हैं। तो दूसरा हम लोग पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यमान प्रवाह की दर। जिसे हम लोग इंग्लिश में मास फ्लो रेट m.DOT कहते हैं, ठीक है। तो A1C1V1 हो जाएगा। अब A1 दिया है कितना, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 10⁻⁻⁴ से गुणा कराएंगे। C1 वेग है 45 और बटे V1 कितना है 0.18, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा द्रव्यमान प्रवाह की दर आ जाएगा। तो m.DOT कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर। और एक चीज़ और, ठीक है, इसको कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 16.25 kg पर सेकेंड, 16.25 kg पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान प्रवाह की दर का हम यूनिट यही देंगे kg पर सेकेंड। अब देखो तीसरा यहीं से हो जाएगा। तीसरा में क्या कह रहा है कि निकास का विशिष्ट आयतन यानी V2 दिया है, तो नाजल का निकास क्षेत्र ज्ञात करिए। नाजल का जो निकास क्षेत्र है यानी कि यहाँ पे एरिया जो है वो निकालिए। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, m.DOT इज इक्वल टू A2C2/V2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू m.DOT V2/C2। अब m.DOT का मान अभी निकालें 16.25, V2 का मान निकालें कितना था 600 था नहीं 708.5 मीटर पर सेकेंड और अपान में C2, सॉरी ये V2 नहीं है, हम जो है V को क्या समझ ले रहे हैं वेग, ये गलत है, वेग नहीं है वो क्या है विशिष्ट आयतन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, ये 0.52 होगा, ठीक है। और C2 का मान है कितना 708.5। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो इसको हल करने के बाद जो आएगा हमारा वो आएगा 0.1926, ठीक है। और ये यूनिट किस में होगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ हम लोग मीटर में रख रहे हैं, केजी में रख रहे हैं। तो 0.01196 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁴ से यहाँ पे गुणा कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया उल्टा, मतलब इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 तो मीटर स्क्वायर है, तो 10⁴ हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। तो 4 अंक के बाद यानी 119.26, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकास पर जो एरिया हो गया वो क्या हो गया 119.26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये भी निकल गया। तो देखो यहाँ पर कितना था 650 था और यहाँ पर कितना हो गया 119, कम हुआ कि नहीं, तो इसीलिए बोले हैं कम बनाया करो, ठीक है ना, नहीं तो कोई फायदा थोड़ी होगा अगर इसी के बराबर हो गया तो फिर उतना ही वेग से जाएगा जितना पहले था, तो वेग हमारा बढ़ा कैसे, ठीक है। हाँ ये है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो ये जो होता है इसमें लॉसेस को कम करने के लिए, और एक और चीज़ होता है फ्लो सेपरेशन, एक नाम है आप लोग अभी नहीं जानेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा जो है हानियाँ ना हो इसके अंदर फ्रिक्शन वगैरह के कारण, ठीक। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बुक में हो कहीं भी हो तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। और कोई दिक्कत आता है तो उसको ग्रुप में भेजो, ठीक है, जो भी ग्रुप है वहाँ से जो है सॉल्यूशन उसका हल निकाला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।